everyone, welcome to EduTap and welcome to NABARD Grade A Success Story Series session. So today we have another NABARD Grade A topper with us, Mr. Shivam, and he has cleared NABARD Grade A 2023 from journalist post. So first of all, Shivam, welcome to EduTap and heartiest congratulations on behalf of whole EduTap team. Thank you so much, ma'am. So, guys, talking about Shivam, he was a law graduate, and after his degree, he started preparing for civil services examination, and thereafter he came to know about NABARD. So he gave his first attempt in NABARD in 2022, where he was in the mains, but could not make it to the final list. And this year it was his second attempt, and this year he managed to crack this NABARD grade A examination, and now he is a NABARD grade A officer. So, Shivam, congratulations for that. And how's the feeling? Thank you so much, ma'am. मैम आई एम फीलिंग ग्रेट अबाउट दैट। पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला था, दूसरे अटेम्प्ट में निकला तो काफी खुशी है उस बारे में। ओके, सो फ्रेंड्स सी, आप लोगों को काफी डर रहता है कि वी आर नॉट फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, एग्रीकल्चर वाले ही शायद इसको निकाल सकते हैं, या फिर मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है, मुझे प्रायोरिटी नहीं मिलेगी नाबार्ड ग्रेड ए में. सो इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव देयर एग्जाम्पल. शिवम इज द एग्जाम्पल जिनका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं था, उन्होंने कभी एग्रीकल्चर नहीं पढ़ी थी, बट स्टिल ही मैनेज टू क्लियर दिस नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन. उन्होंने एग्रीकल्चर भी पढ़ी एंड जर्नलिस्ट पोस्ट से ही उन्होंने ये एग्जामिनेशन क्लियर किया. So that is, I think, which is inspiring for everyone. And if you are someone जिनका NABARD grade A के लिए agriculture background नहीं है, for those also you can take the strategy. You can hear the session. You can learn that how he started preparing for agriculture. उनकी agriculture की क्या strategy रही है. That will be helpful for you all. So now let's start the session. And the very first question, Shivam, that I have for you is that you are not from agriculture background, right? So ऐसा जी। होता है जनरली कि एक फीलिंग रहती है कि शायद ये मेरा डिसएडवांटेज है कि मुझे एग्रीकल्चर नहीं आती है, और नबार्ड मेजरली एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को फोकस करता है. तो आपको भी क्या वो डर था कि देर आर एस्पिरेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, तो आपको कभी ये डिसएडवांटेज लगा कि मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो शायद मुझे उतनी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी? मैम शुरुआत में जब एग्रीकल्चर देखते हैं जब तो पहली बार में तो डर लगता ही है, क्योंकि आप नाबार्ड का एग्जाम देखें तो इतना कम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, सीट्स कम हैं। तो आपको ये बात तो पता ही रहती है कि एग्रीकल्चर जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है, दोनों में आपको बहुत हाई स्कोर करना पड़ेगा। और आप इधर पे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के साथ compete कर रहे हैं जिनने अपनी 3-4 साल की ग्रेजुएशन भी एग्रीकल्चर में की है। तो पहली बात तो आपको उनके लेवल तक आना पड़ेगा जितनी उनने पढ़ाई की है। उसके बाद आपको उनसे भी बेटर करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। तो ये शुरुआत में आपको डिसएडवांटेज लगता है, बट अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करें, आप पीवाईक्यूज देखें, आप देखें किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उस हिसाब से आप अगर अपनी पढ़ाई फॉलो करें, तो मेरे हिसाब से आप उनके कंपैरिजन में एग्जाम नंबर ला सकते हैं काफी आसानी से। ओके, शिवम, आप पहले सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे. सो ऐसा क्या हुआ कि यू शिफ्टेड टू नाबार्ड, मींस व्हाई यू चूज नाबार्ड? मैम मैंने सिविल सर्विसेज के 2 अटेम्प्ट दिए। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को दूसरे एग्जाम्स पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम पूरा आप साल भर आप उसके लिए दे रहे हैं, तो बीच में बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा है जब आप दूसरे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से मैंने रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्जाम देना चालू किए। मैंने लास्ट ईयर नाबार्ड का एग्जाम दिया, क्योंकि नाबार्ड एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, एक बहुत अच्छी जॉब आपको प्रोवाइड करता है। इसलिए मैंने नाबार्ड का एग्जाम दिया और पहले अटेम्प्ट में मेरा नहीं निकला था, पर फिर मैंने फिर से कोशिश की एक और बार। मेरे को लगा कहीं स्ट्रैटेजी वीक है, मैं फिर से ट्राई करता हूँ, तो इसलिए सेकंड अटेम्प्ट में निकल गया। ओके, सो यस, हम यस दैट इज ट्रू कि हम यूपीएससी और नाबार्ड को कंपेयर नहीं कर सकते, बट स्टिल इट कैन बी अ गुड एग्जिट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट, दैट आई फील, राइट? सो जी। शिवम, लाइक यू सेड कि यू वर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आपने प्रिपेयर कर रहे थे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, आपने बहुत सारे एग्जाम्स भी दिए. सो ऐसा और भी एस्पिरेंट्स के साथ हैं, और अभी शायद वो उस फेज में है कि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड दे माइट फील दिस थिंग कि नहीं हो रहा है, बहुत डीमोटिवेशन, सेल्फ डाउट आ जाता है. तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, और अगर आपके साथ हुआ है तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया है? मैम जब भी आपका कोई भी एग्जाम का एक भी फेज नहीं निकलता है तो आप डिमोटिवेटेड तो फील करते ही हैं, आपको लगता है शायद मैं कभी नहीं निकाल पाऊंगा, शायद मेरे से होगा ही नहीं। तो बट उसके लिए आपको यही करना है कि आप दूसरे एग्जाम के लिए और ज्यादा मेहनत से ट्राई करें, क्योंकि एक एग्जाम से आप कुछ अपने आप को केपेबल प्रूव नहीं कर सकते, सिर्फ एक एग्जाम आपकी कैपेबिलिटी प्रूव नहीं कर सकता है। तो आप दूसरे एग्जाम पे फोकस कीजिए, आप अपने जो जो सब्जेक्ट्स आपको पसंद है उसका एग्जाम देखिए, जो सब्जेक्ट आपको इजी समझ आ रहे हैं या जो आपका ज्यादा इंटरेस्ट जिसमें है,
अगर आप वो आसानी से पढ़ सकते हैं तो वो एग्जाम मेरे हिसाब से निकाल सकते हैं आप। ट्रू ट्रू, सही बात है। आपने बिल्कुल सही बोला। और शिवम, मैं जस्ट थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी कि लाइक आप डेडिकेटली नबार्ड के लिए पढ़ रहे थे, तो आप दिन में कितने घंटे, कितना टाइम आप डेडिकेटली पढ़ते थे, और आपने कैसे अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट किया था? लाइक आप कैसे पूरा आपका एक मतलब डेली रूटीन क्या रहता था? मैम, लगभग 6 to 8 आवर्स की मैं पढ़ाई करता हूँ, जिसमें से 1 घंटा तो मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ता था, अच्छे से 2 न्यूज़पेपर पढ़ता था, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। उसके बाद मैं फोकस करता था कि मैं नोट्स बना लूँ करंट अफेयर्स के, वीकली वाइज बना लूँ या मंथली वाइज बना लूँ, इस टाइप से कुछ कर लूँ। तो उसमें पीआईबी के भी मैं नोट्स बनाता था, पीआईबी की वेबसाइट से करंट अफेयर्स के भी बनाता था। उसके बाद जो पुराना मैंने पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन कर लूँ, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख लूँ, ताकि अलग अलग चीजें करते रहूं, ताकि किसी भी चीज से बोर नहीं हूं, और उसके साथ पढ़ाई भी आगे बढ़ती चली जाए। तो इस हिसाब से मैंने 2-2 घंटे के सेशंस पे डिवाइड करके रखा था। राइट। मतलब आपने काफी अच्छे से अपना टाइम को पूरा मैनेज किया था, ताकि आप एक चीज से बोर भी ना हो, जी। और आपका पूरा टाइम भी यूटिलाइज हो, और आप अलग अलग चीजों को पढ़ सको। सो दैट्स वेरी गुड टू नो। और जितने भी बच्चे अभी फेस कर रहे हैं इस चैलेंज को कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें, टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, यू कैन हेयर दैट लोग कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं। अगर आप एक ही चीज पढ़ रहे हो, देन यू विल गेट बोर, आप बोर फील करोगे, राइट? तो आपको इस तरीके से मैनेज करना है कि वो इंटरेस्टिंग भी रहे, और थोड़ा सा आप डायनामिक भी हो, अलग अलग चीजें पढ़ रहे हो, ताकि आप बोर ना हो। राइट। सो नाउ शिवम, आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर स्ट्रैटेजी, आपने कैसे प्रिपेयर किया, राइट? सो सबसे पहले हमारे फेज वन आता है। इन फेज वन 8 सब्जेक्ट होते हैं जो नबार्ड टेस्ट करता है, राइट? एंड इन जी। 8 सब्जेक्ट में वी हैव 5 नॉन मेरिट सब्जेक्ट एंड 3 मेरिट सब्जेक्ट। अब ये जो 5 नॉन मेरिट सेक्शन के सब्जेक्ट हैं, पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपने ये कैसे प्रिपेयर किए। सो स्टार्टिंग विद क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश। सो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही थी आपकी? मैम, जैसे कि मैंने पहले भी काफी एग्जाम्स दिए हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, जो वैसे तो हम देखें तो इंडिया में लगभग सारे एग्जाम्स में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश तो आती ही है। तो तीनों के लिए आप एक एक सोर्स अटेम्प्ट कीजिए। क्वांट के लिए आप आर एस अग्रवाल देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। रीजनिंग के लिए भी आर एस अग्रवाल की एक ऑब्जेक्टिव करके बुक आती है, उसके लिए भी आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस, टॉपिक मैप आउट कीजिए कौन से टॉपिक एग्जाम में आते हैं, उस हिसाब से आप वीडियोस देखिए, उस हिसाब से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए। और सेम चीज इंग्लिश में कर सकते हैं। इंग्लिश में भी बुक्स आती हैं, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, एरर्स, पैरा जंबल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आप टॉपिक्स देख लीजिए, पीवाईक्यू में किस तरह के क्वेश्चंस हर साल रिपीट हो रहे हैं, और उस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि मतलब पेपर अगर एक्सट्रीमली टफ भी आए तो आपका कभी सेक्शनल कट ऑफ ना रुके। आपका सेक्शनल निकलना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कोई रैंक तो बन नहीं रही है, ना ही आपका मेरिट सिलेक्शन हो रहा है, सिर्फ आपको सेक्शनल निकालना है। तो आप इतने अच्छे से कर लीजिए कि कितना भी टफ एग्जाम आए आपका सेक्शनल कभी ना रुके। ट्रू ट्रू। तो शिवम, आपने मतलब आप कितना प्रैक्टिस करते थे? लाइक अगर आपने क्वांट उठाई, क्वांट में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए या पूरे चैप्टर्स किए? कैसी स्ट्रेटेजी रही आपकी हर एक चीज के लिए, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए? जैसे मैम हम क्वांट्स देखें तो क्वांट्स शायद 20 मार्क्स, 20 या 30 मार्क्स की आती है। उसमें से एक हम देखेंगे तो डीआई आएगा 5 मार्क्स का। उसके बाद जो अरिथमेटिक होता है उसमें सब चैप्टर से एक एक या दो दो क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने फोकस अपना ये रखा कि पहले मैं डीआई कर लेता हूँ, क्योंकि 5 क्वेश्चन मेरे सीधे यहीं से आ जाएंगे। और उसके बाद मैं अरिथमेटिक कंप्लीट कर लेता हूँ, बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको छोड़ देता हूँ। तो अरिथमेटिक के मैंने 5 या 6 चैप्टर कर लिए। इससे मेरा डीआई में भी हेल्प हुआ और अरिथमेटिक भी क्लियर हुआ, तो क्वांट का जो सेक्शनल है वो काफी आसानी से निकल गया। ओके। पूरा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका मेरिट सेक्शन तो कभी बनने नहीं वाला है, ना ही इससे आपकी रैंक डिसाइड होगी। तो आप सिर्फ इतना कर लीजिए कि सेक्शनल बहुत आसानी से निकल जाए आपका। और सेम आपने रीजनिंग के लिए भी फॉलो किया कि जी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके उसी को प्रैक्टिस करा? रीजनिंग और इंग्लिश तीनों के लिए मैंने सेम ओके। स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, कि इंपॉर्टेंस देखी पीवाईक्यू से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उनको इतना उतना प्रैक्टिस कर लिया कि सेक्शनल से मेरे 4-5 मार्क्स ज्यादा आ जाए, जो भी सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। सो सी फ्रेंड्स, अगेन हम भी यही चीज बोलते हैं कि आप, अगर आपको फेयर है ऑफ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, लाइक आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, आपने कभी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं की है, कभी कोई एग्जाम नहीं दिया है, तो अगेन आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इतने अच्छे से कर लो कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाए। सो दैट्स वेरी गुड इंसाइट फ्रॉम यू, शिवम। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग। अब कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग ऐसा, जैसे आपने बोला क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तो और भी एग्जाम्स में आती है, ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, राइट? टॉपिक्स भी जी। वही रहते हैं इंपॉर्टेंट। पर कंप्यूटर नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग थोड़ा अलग है नाबार्ड में। सो उसको जी। आपने कैसे टैकल किया, आपने कैसे प्रिपेयर किया? मैम, कंप्यूटर नॉलेज के सबसे पहले मैंने पीवाईक्यूज देखे, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर मैंने ये एक चीज एनालाइज की कि नाबार्ड में जो क्वेश्चंस है वो काफी काफी ज्यादा रिपीट होते हैं कंप्यूटर में। तो 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे हैं जो लगभग हर साल मिल जाएंगे।
तो या तो आप एक काम कीजिए, पूरे पीवाईक्यूज उठाइए, अच्छे से जो क्वेश्चन उनके देख लीजिए, आंसर्स देख लीजिए। इस साल शायद नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम आए तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हों जो लास्ट ईयर कभी ना कभी आए थे, तो 2-3 मार्क्स आपके वहां से आ जाएंगे। उसके बाद कोई भी एक नॉर्मल बुक उठाइए, लूसेंट की एक कंप्यूटर नॉलेज की बुक आती है, चैप्टर्स देखिए पीवाईक्यूज में किस चैप्टर से क्वेश्चन पे फोकस किया जा रहा है, उस हिसाब से आप चैप्टर्स पढ़ लीजिए। तो मिनिमम 4-5 मार्क्स आपके बहुत आराम से आ जाएंगे। और कंप्यूटर का वैसे भी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो काफी कम जाता है, तो यहाँ से आपका कंप्यूटर हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग के लिए मैंने पीवाईक्यूज देखे पहली बार। सेकंड चीज, मैंने एक क्लैरिटी की बुक थी डिसीजन मेकिंग की, 40 पेजेस लगभग की। तो वो 40 पेजेस की बुक मैंने 3-4 बार पढ़ ली, जिससे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। उसके बाद एनालिटिकल क्वेश्चन थे तो वो काफी आसानी से वहां से हो गए। इस पे मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि जो मॉक्स देते हैं आप साथ में, वो मॉक्स पे काफी ज्यादा फोकस कीजिए कि आपके हर मॉक में सेक्शनल निकल जाए। और यही इसी सब की प्रैक्टिस आप मॉक से कर सकते हैं कि आप सारे सारे क्वेश्चन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिए, आपको किसी टॉपिक में लैग हो रहा है तो आप फिर से उसको पढ़ लीजिए। वेरी गुड शुभम, आपकी स्ट्रैटेजी काफी अच्छी लग रही है। मींस यही चीज हम बच्चों को बोलते हैं कि आप लोग पी वाई क्यूज एनालाइज करो, सिलेबस देखो, और पी वाई क्यू के बेस पे लाइक हमारे पास क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग का तो कोई सिलेबस भी नहीं है, राइट? तो इसके लिए जी टोटली यू कैन रेफर टू द पी वाई क्यूज, वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो और उनको ही पढ़ो। सो दैट्स अ वेरी मीन्स वेरी ग्रेट इनसाइट फ्रॉम योर साइड, क्योंकि बच्चे ऐसा करते नहीं। हम बोलते हैं उनको कि लाइक जस्ट पी वाई क्यूज देखो, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो और उनको पढ़ लो। दे थिंक कि हम फिर भी पीछे छूट जाएंगे, कुछ छूट जाएगा, और वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के चक्कर में अपना टाइम खराब करते हैं। सो या, सो दैट वाज योर नॉन मेरिट सेक्शन की स्ट्रैटेजी। जी। सो दैट वाज क्वाइट क्वाइट I would say quite analytical, and you have quite done the research at your end कि किस तरीके से आप उसको अच्छे से कर सको, और ज्यादा आपने टाइम भी वेस्ट नहीं किया। लाइक आपने ऐसे नहीं कि क्वांट्स में अब हमें प्रैक्टिस करनी है तो पूरे ही चैप्टर्स प्रैक्टिस कर लिया, आपने नो मैम, नो मैम। एग्जाम की डिमांड को एक्चुअली में समझा है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट मेरिट सेक्शन, तो शिवम आप पहले भी सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो मैं ईएसआई और करंट अफेयर के बारे में बाद में पूछूंगी। सबसे पहले तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आपका एग्रीकल्चर था, तो जी। एग्रीकल्चर को कैसे प्रिपेयर किया? लाइक पहले तो अपने अंदर से वो डर कैसे हटाया कि एग्रीकल्चर हो सकती है, और कब वो फील हुआ, कि कितने टाइम बाद वो फील हुआ कि हाँ अब मुझे थोड़ा एग्रीकल्चर आती है, और कैसे एग्रीकल्चर को प्रिपेयर किया? मैम, जब हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो एग्रीकल्चर भी एक इकोनॉमिक्स के साथ एक सेक्शन होता है। तो उसमें आप बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, काफी ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये किया कि पहले वही मैंने बुक्स उठाई, नॉर्मल जो भी बेसिक एग्रीकल्चर है वो समझा। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियो सर्च किए, तो मेरे को एडुटैप की ही बहुत अच्छी मेरे को स्टैटिक वीडियोस की एक सीरीज मिली, जिसमें 10 या 15 वीडियोस हर एक चैप्टर में डिवाइडेड था, 1-1 घंटे का वीडियो था। वो वीडियोस को मैंने पहली बार तो अच्छे से देखा। सेकंड टाइम जब मैंने देखा तो मैंने उनके नोट्स भी बना लिए, ताकि आसानी रहे और मेरे को याद होती जाए चीजें। जहां मेरे को समझ आया कि इसमें भी मेरे को लग रहा है कि कुछ चीजें मिस आउट हो रही हैं, क्योंकि 1 घंटे में भी कोई सब कुछ नहीं पढ़ा सकता आपको। तो जो चीजें आपको लग रहा है जिस चैप्टर से मिस आउट हो रही है, वो आप दूसरे नए सोर्सेज देखिए, कोई और कोचिंग का मटेरियल या कोई बुक, जैसे इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर करके एक बुक है, वो बुक में आप वो देख लीजिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप देखेंगे तो फैक्ट फिगर्स की बात हो रही है, कुछ भी एनालिटिकल क्वेश्चन आता नहीं है यहाँ पे मेरिट सेक्शन में। तो फैक्ट्स वगैरह आप वहां से नोट डाउन कीजिए या वहीं पे मार्क कर लीजिए और उनको साथ में याद करते जाइए। यहाँ पे भी आपके पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज ही आपको बताएंगे कि आप किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस कीजिए, किस चैप्टर पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस चैप्टर पे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जा रहा है। तो आप बिल्कुल भटकेंगे नहीं आपके प्रिपरेशन के टाइम। ओके। और शिवम, आपने एग्रीकल्चर के लिए नोट्स बनाए थे, सेपरेट हैंड रिटन नोट्स या डिजिटल नोट, किसी भी तरीके के? जी मैम, मैं कंप्यूटर पे ही नोट्स बनाता था टाइप करके, तो मैं वीडियो साथ में देखता था और उसी के साथ मैं कंप्यूटर में नोट्स टाइप कर लेता था। ओके। और आपको क्या लगता है, जैसे अगर हमारे लिए कोई सब्जेक्ट नया है, आपके लिए एग्रीकल्चर नया था और यहाँ पे स्टैटिक आपको पूरी पढ़नी थी, एग्रीकल्चर जी पढ़नी थी, तो आपको क्या लगता है रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के लिए? मैम, रिवीजन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे पहली बात तो जो रेगुलेटरी एग्जाम है वो काफी ज्यादा फैक्ट फिगर्स पे बेस्ड है। तो आप थोड़े दिन भी रिवीजन नहीं करेंगे तो आप सारे फैक्ट फिगर्स भूल जाएंगे या आपको वो बिल्कुल याद नहीं रहेंगे ऑन द टिप ऑफ योर फिंगर्स। तो हम्म। आपको धीरे धीरे करके उनको हर वीकली 2 वीकली आपको उनको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, ताकि वो आपको याद रहे। एग्जाम में सीधे फैक्ट फिगर्स आने वाले हैं, ऑप्शंस भी यहाँ 5 होते हैं तो वो और कंफ्यूजिंग हो जाता है।
ट्रू ट्रू। तो ये रही आपकी एग्रीकल्चर की बात, एग्रीकल्चर प्रिपरेशन। आपने एग्रीकल्चर को भी काफी अच्छे से एनालाइज किया है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देन आपने अपने नोट्स बनाए हैं, देन थ्रू द जी डिफरेंट सोर्सेज आपने कलेक्ट किए चीजें, दैट्स वेरी ग्रेट। एंड इतना मींस लिमिटेड सोर्सेज से भी आपने बहुत अच्छा आउटकम दिया है, सो दैट्स वेरी ग्रेट थिंग। और एग्रीकल्चर जब हम बोलते हैं तो इट्स नॉट लाइक कि ऑब्जेक्टिव ही है, सब्जेक्टिव भी है, डिस्क्रिप्टिव भी जी है, तो आपने जी। वो भी किया है उसके साथ, तो दैट्स अ गुड गुड थिंग। नेक्स्ट आई वुड आस्क यू रिगार्डिंग करंट अफेयर। अब करंट अफेयर भी बहुत बड़ा चंक होता है एग्जाम का, और ईएसआई करंट अफेयर, जीए सब पढ़ना होता है, राइट? तो आपने जी करंट अफेयर को कैसे प्रिपेयर किया, क्या स्ट्रैटेजी रही करंट अफेयर के लिए आपकी? मैम करंट अफेयर्स में बेसिकली हम देखें तो तीन चार चीजें होती हैं। एक आपके नॉर्मल करंट अफेयर्स आते हैं जो कोई भी आप करंट अफेयर्स की मैगजीन से कर सकते हैं। दूसरी चीज आपकी होती है पीआईबी। तीसरी आपकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स के जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो सब करने हैं आपको। तो ये तीन चार चीजों में आपका पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाता है। जैसे करंट अफेयर्स जो हम पीडीएफ वाली बात करें जो मैगजीन्स में आती है, तो आप कोई भी कोचिंग की मैगजीन उठा लीजिए या फिर अफेयर्स क्लाउड करके एक आती है मैगजीन, उसमें काफी डिटेल में आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो वो 300 पेजेस की मंथली मैगजीन आती है, या तो आप उसी में मार्क कर लीजिए या आप खुद के नोट्स बना लीजिए, जिससे रिवीजन में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। और मिनिमम 4 to 5 टाइम्स आप उसको रिवाइज कीजिए एग्जाम जाने से पहले, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और काफी बार ऐसा देखा गया है कि एग्जाम्स में, क्योंकि वो इतनी होलिस्टिक कवरेज होती है करंट अफेयर्स की, कि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। दूसरी बात है पीआईबी के लिए भी आप सेम ये कीजिए, किसी भी कोचिंग के या तो आप पीडीएफ ले लीजिए या फिर आप खुद के नोट्स बना लीजिए पीआईबी की वेबसाइट पे जाके। थोड़ा सा हेक्टिक काम हो जाता है, थोड़ी सी उसमें चीजें मिस हो जाती हैं। कोचिंग के आप अगर पीआईबी के मैगजीन ले लेंगे तो उसमें ज्यादा आसानी है, आपको सिर्फ मार्क करना है और याद करना है, तो वो वहां से कवर हो जाता है। और गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए मैं कहूंगा आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए। ओके शिवम, आपने गवर्नमेंट स्कीम कैसे प्रिपेयर की? मैम दो सोर्स से मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स प्रिपेयर की थी। एक तो एडुटैप की जो स्कीम्स टैप आती है उससे मैंने प्रिपेयर की थी, और एक सीजीबी का मटेरियल आता है वो भी स्कीम्स के लिए आता है। तो मैंने दोनों को अच्छे से पढ़ा, जहां लैग हो रहा था उसके लिए मैंने खुद से लिख लिया कि यहाँ पे ये चीज मिस आउट है, और दोनों को रिवाइज कर लिया बहुत अच्छे से, तो कोई भी पॉइंट मिस आउट नहीं हुआ जाके। और ओके। दूसरी बात, मैंने सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने सारी मिनिस्ट्री पे फोकस नहीं किया था। मैंने एग्जाम में देखा कि चार पांच मिनिस्ट्री पे बहुत हैवी फोकस है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मैंने मोस्टली ये 6-7 मिनिस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस किया। बाकी मिनिस्ट्रियों को मैंने सिर्फ एक दो बार ही पढ़ा था। ओके शिवम, जैसे आपने बोला कि आपने दो सोर्सेज को रेफर किया स्कीम्स के लिए, और उनको पढ़ा, और जहां पे आपको लगा कि लैकिंग है, तो ये जो जी लैकिंग है ये कैसे पता चला आपको? आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे साथ में, फिर आपको लगा कि ओके आई एम मिसिंग दिस पॉइंट, तो आपने फिर उसको कवर किया, ये कैसे पता चला आपको? मैम, आप कोई भी चीज पढ़िए, आपको उसका एवेल्यूएशन तभी पड़ेगा जब आप कोई मॉक देंगे। अब मॉक आया है, आपने स्कीम पढ़ी है, पर आपको फिर भी वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में गैप है, जो आपने या तो पढ़ी नहीं है या आपको दिखा नहीं है वो कहीं भी। तो True. वो आपको कहीं ना कहीं से फिल आउट करना पड़ेगा, या तो आप उसको गूगल सर्च कर लीजिए, या आप कोई तीसरी कोचिंग का मटेरियल रेफर कीजिए जहाँ पे वो होलिस्टिकली कवर हो। तो इसी तरीके से मॉक को एनालाइज करेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ आप लैग कर रहे हैं। ओके। और ये तो रही स्कीम्स की बात, बट इसमें एक चीज और आती है, रिपोर्ट्स। जी ईएसआई रिपोर्ट्स, एआरडी रिपोर्ट्स अलग अलग टाइप की होती है। एआरडी रिपोर्ट्स कम पूछी जाती है, वेटेज कम होता है स्टिल, बट आपने रिपोर्ट्स में हमारा क्या होता है, बहुत सारा डेटा होता है, हमें बहुत सारी जी। डेटा, बहुत सारे फैक्ट्स फिगर याद करने होते हैं, तो रिपोर्ट्स के लिए आपकी क्या अप्रोच थी? मैम रिपोर्ट्स के लिए सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बनाई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की, जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जा रही है पीवाईक्यू से, क्योंकि रिपोर्ट्स भी इतनी सारी आ रही हैं, आपको याद करना काफी इम्पॉसिबल सी चीज हो गई है वो। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए कौन कौन सी रिपोर्ट्स बार बार रिपीट की जा रही हैं। करंट अफेयर्स में देखिए कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं, उनके भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लिख लीजिए, क्योंकि किसी भी रिपोर्ट में भी पॉइंट भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो इस तरह के कुछ यूनिक पॉइंट्स जो एग्जामिनर पूछ रहा है या पूछ सकता है, उस तरह की चीजों के नोट्स बना लीजिए और उनको रिवाइज कर लीजिए। ओके। सो ये बहुत अच्छी इंसाइट थी रिगार्डिंग रिपोर्ट, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। बच्चे हमेशा रिपोर्ट से डर जाते हैं कि मैम रिपोर्ट्स कैसे कवर करें, हर महीने 100-200 रिपोर्ट्स निकल रही है, फिर एक रिपोर्ट के 200-300 पन्ने हम कैसे पढ़े? जी तो अगेन ये दिक्सिस, वी ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन एनालिसिस, कि एनालाइज करो, पीवाईक्यूज को एनालाइज करो, एंड यू यू कैन सी योरसेल्फ कि टॉपर्स भी यही करते हैं, वो एनालाइज करते हैं, एग्जाम की डिमांड को देखते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वो प्रिपेयर करते हैं। सो थैंक यू शिवम फॉर शेयरिंग। नेक्स्ट, आफ्टर योर फेज वन, सो फेज वन के बाद आपको क्या फीलिंग थी कि एग्जाम अच्छा हुआ है, यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर फेज टू, और आपको लगा कि किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा लैक रह गया या फिर कुछ कमी रह गई? मैम, जैसे कि मैंने लास्ट ईयर भी प्रीलिम्स दिया था, वो मेरा निकल गया था, तो इस बार भी जब मैं प्रीलिम्स दे के निकला था, मेरे को ये फीलिंग आ रही थी कि ये एग्जाम तो निकल जाएगा।
और वैसे भी अगर एग्जाम नहीं भी निकले तो भी, क्योंकि रिजल्ट इतने दिनों बाद आएगा कि अगर आप उसके बाद प्रिपरेशन चालू करेंगे तो आपका कभी भी फेज टू तो प्रिपेयर हो नहीं पाएगा। तो मैंने अगले ही दिन से ये कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरा पेपर निकल जाएगा, प्रिपरेशन चालू कर दी थी मैंने फेज टू की। ओके, सो फिर फेज टू की प्रिपरेशन की अगर बात करें तो कैसे आपने प्रिपेयर किया? सबसे पहले फेज टू में हमारे दो पेपर होते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और ESI एंड ERD, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। तो सबसे पहले जी। इंग्लिश को लेते हैं। तो इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर किया आपने? इंग्लिश में ऐसे राइटिंग कैसे प्रैक्टिस की, देन रिपोर्ट, प्रेसी, लेटर राइटिंग कैसे प्रैक्टिस किया आपने ये सब? मैम इंग्लिश का अगर हम एग्जाम पेपर देखते हैं तो इंग्लिश का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है, और बाकी जो दूसरा पेपर है वो भी 100 मार्क्स का है। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि 100 मार्क्स बहुत ज्यादा जरूरी है इंग्लिश वाले, क्योंकि दूसरा पेपर भी सिर्फ 100 मार्क्स का ही है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ऐसे होता है वो हमेशा करंट अफेयर्स के कुछ ना कुछ टॉपिक पे रिलेटेड आता है, तो मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे जो टॉपिक्स अभी चल रहे हैं न्यूज में, जो न्यूज़पेपर में आते हैं बार बार। फार्म प्रोटेस्ट हो रही है, या MSP के ऊपर कुछ बात हो गई, या 5G इंटरनेट आया, इस टाइप के कुछ 10-20 टॉपिक लिखे, और उनके ऊपर मैंने नेक्स्ट डे से ही ऐसे लिखना चालू कर दिए। तो एग्जाम के पहले तक मैंने कम से कम 15-20 ऐसे लिख चुका था, जो मैं रोज, मैंने प्रैक्टिस बनाई थी कि एक ऐसे लिखूंगा, एक लेटर, और फिर ऑल्टरनेट डे एक ऐसे और एक प्रेसी। इस टाइप की मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं रोज एक ऐसे तो लिखूंगा ही। तो एग्जाम तक कम से कम वो 20 ऐसे हो चुके थे, जिसकी मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी चेक की, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी चेक की। वो रोज मैं ग्रामरली पे चेक कर लेता था, तो वो भी धीरे धीरे करके 15-20 दिन में काफी कम होती चली गई। मेरे को याद है आखिरी दिन तक जब मैं लिख रहा था तो मिस्टेक्स जो मेरी हैं वो सिंगल डिजिट्स में आ गई थी। तो मेरे को, क्योंकि एग्जाम में आपका नॉलेज पे तो फोकस है ही, एग्जामिनर का ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक्स पे भी बहुत ज्यादा फोकस रहता है इंग्लिश के पेपर में। तो आपको दोनों चीज को बैलेंस करके करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मैंने उसको रोज प्रैक्टिस की थी। और अगर हम प्रेसी और लेटर की बात करें, लाइक लेटर आपने बोला कि आपने प्रैक्टिस किया ऐसे के साथ, प्रेसी जी। के लिए और रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपने क्या किया, मतलब कैसे प्रैक्टिस किया? मैम प्रेसी के लिए मैं एडिटोरियल्स ले लेता था, और उन्हीं के प्रेसी बना के देख लेता था कि मेरे से हो पा रहा है कि नहीं। प्रेसी के कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप वो रूल्स याद कर लें कि कुछ वर्ड का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म्स लिखना है, फैक्ट्स एंड फिगर्स रिपीट नहीं करना है, वो रूल्स याद कर लें और उस हिसाब से आप प्रेसी लिखें, क्योंकि प्रेसी लिखना काफी आसान चीज है। आपको कंटेंट दिया हुआ है, सिर्फ आपको उसका एक शॉर्ट समरी टाइप बनाना है। तो कोई भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए कि प्रेसी कैसे लिखते हैं, और उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। पहले दिन शायद आप बहुत खराब प्रेसी लिखें, अगले दिन भी खराब प्रेसी लिखें, पर आप जब रोज प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आखिरी दिन तक वो काफी बेटर हो जाएगा आपका। ओके, सो ये तो रही आपकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की प्रिपरेशन की बात। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में एक और चीज़ है कि लाइक वर्ड लिमिट। सो वहाँ पे वर्ड लिमिट जी। होती है? पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वहाँ पे वर्ड लिमिट होती है ऐसे राइटिंग में? यस मैम, जो हमको पता था पहले तक तो 300 वर्ड्स की वर्ड लिमिट होती थी ऐसे में। पर ओके। इस साल क्या हुआ ना, एग्जाम में डायरेक्टली हमको पता चला कि 520 वर्ड्स की लिमिट हो गई है। ओके। तो आपको सीधे वर्ड लिमिट डबल करनी थी एग्जाम में। तो वहां भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आ गया, क्योंकि टाइम सेम है और आपको वर्ड लिमिट अब डबल लिखनी है। तो अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें, आप 300 जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने घर पे ही फेज वन के बाद, तो आप 300, 400, 500, 600 सबकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके। तो उस हिसाब से आपको एग्जाम में जाके एकदम से कोई अगर दूसरी सिचुएशन आ जाएगी तो आपको घबराहट नहीं हाँ, होगी, आप सीधे लिख पाएंगे उसको। आप उसको अच्छे से टैकल कर पाओगे, जी। ट्रू। अगर आपने वही चीज पहले फेस कर ली है तो वहां पे चैलेंज नहीं लगेगा, आप उसको इजीली कर लोगे। सो जी। रिगार्डिंग वर्ड लिमिट, एक और चीज, मेरा एक और क्वेश्चन है कि कितना जरूरी है वर्ड लिमिट को मीट करना? आपने सारी वर्ड लिमिट मीट कर ली थी, बी इट योर ऐसे और डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग जो आपका ERD ESI में होता है? मैम वर्ड लिमिट्स तो मैंने सबकी मीट आउट कर ली थी, पर मेरे हिसाब से वर्ड लिमिट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मतलब 10-20% आप ऊपर नीचे चल सकता है। ओके। इंग्लिश के पेपर में इस बार जैसे जो भी वर्ड लिमिट सेट थी उसके ऊपर वर्ड्स लिखा ही नहीं रहे थे, तो आपको उसके अंडर ही रहना था। तो अगर आप प्रैक्टिस घर से करके जाएंगे तो एग्जाम में आपके लिए काफी आसानी रहेगी। ओके, तो इंग्लिश की आपकी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस कर ली। अब हम करते हैं आपकी ESI और ERD फेज टू के लिए। तो सबसे पहले जी। ऑब्जेक्टिव पार्ट उठाते हैं। तो क्या आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर किया था ESI ERD फेज टू के लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से? मैम जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ESI और ARD आती है वो काफी इन डेप्थ आती है फेज टू के अंदर। जो स्कीम्स है उसके अंदर भी काफी इन डेप्थ चीजें पूछी जाती है, एग्रीकल्चर भी थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आपने जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई की है वो तो आपको करना ही है, उसके साथ एग्रीकल्चर थोड़ा और इन डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे 2 मार्कर और 1 मार्कर आते हैं। अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो सीधे सीधे आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे। और 2-3 बार से नाबार्ड में ये देखा जा रहा है कि कोई एक एग्रीकल्चर का टॉपिक वो पकड़ रहे हैं और उससे 6 या 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए और हर एक चैप्टर को प्रिपेयर करके जाइए। अगर आपने एक भी चैप्टर छोड़ा तो आपके 5 या 6 मार्क्स सीधे चले जाएंगे। तो वो काफी आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं 5-6 मार्क्स के चक्कर में।
तो हर चैप्टर पे इक्वल फोकस होना जरूरी है। ट्रू ट्रू। सो और आपको इन डिटेल इन डेप्थ नॉलेज भी होनी जरूरी है फेज 2 के लिए। लाइक जी मुझे याद है 2022 में शायद बैटरी केज सिस्टम पे बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आ गया था, जी वहां पे जी आपको जी बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए गए थे और वो भी फैक्चुअल थे कि कितना स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। फिर इस बार सॉइल में क्वेश्चन था, आपको सैलिनिटी पता होनी जी। चाहिए, क्या होता है सॉइल सैलिनिटी। ट्रू, तो मैम आपको एक थोड़ा चीज सा। और मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें कोई अगर जो एस्पिरेंट जिसका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है, वो ये कर सकता है कि एग्रीकल्चर पे आप ठीक है फोकस कीजिए, पर आप पीआईबी और गवर्नमेंट स्कीम पे इतना फोकस कर लीजिए कि वहां का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। हम्म, वहां आपके अगर पूरे मार्क्स आ जाएंगे तो एग्रीकल्चर में 2-3 नंबर के क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो आप अपना कंपनसेट कर लोगे ईएसआई के जी, मार्क्स के। वो सो कॉम्पनसेट हो जाएगा वो दोनों के मिला के। ओके। सो शिवम, अब डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग पे आता है। ईएसआई एआरडी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कैसे प्रैक्टिस किया आपने, कैसे टॉपिक्स उठाए, और कितने क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते थे? मैम ईएसआई और एआरडी की जो आंसर राइटिंग होती है उसमें बेसिकली 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 4 के आंसर लिखने पड़ते हैं। 6 क्वेश्चन आते हैं और 4 के आंसर लिखने पड़ते हम्म। हैं। मोटा मोटी हम देखें तो 2 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते हैं, 2 क्वेश्चन ईएसआई के आते हैं। तो आप ऐसा काम कीजिए कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक ईएसआई और एग्रीकल्चर दोनों के मैप आउट कीजिए। सबके ऊपर अपने खुद के क्वेश्चंस बना लीजिए कि ये इस पे अगर क्वेश्चन आएगा, पॉवर्टी पे अगर क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन आएगा तो ऐसा। और जो आप डेली प्रैक्टिस करते हैं उसमें हर एक टॉपिक पे एक आंसर लिख के देख लीजिए। सारे डायमेंशंस कवर कर लीजिए, 15 मार्क्स का आंसर लिखिए 600 वर्ड लिमिट में, ताकि अगर वो 400 में आए तो आप उसको आराम से छोटा करके लिख सकें। तो इस हिसाब से अगर आप हर एक टॉपिक पे आंसर ऑलरेडी लिख चुके होंगे, प्रैक्टिस कर चुके होंगे, नई चीजें पढ़ चुके होंगे, तो एग्जाम में आपको वो लिखने में काफी आसानी हो जाएगी। ओके। और शिवम, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की जब बात आती है, बेसिकली नबार्ड का जो इंटरफेस है वो टाइपिंग है। मींस आपको जी लिखना नहीं है, आपको आंसर टाइप करना है। तो टाइपिंग बहुत बड़ा चैलेंज होता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी पहले तो बच्चे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग ही नहीं पता होती क्या होता है, कैसे करे, आंसर कैसे फ्रेम करे, फिर उसको टाइप करना वो अलग चैलेंज है। आपको आई फील कि आप पहले प्रिपरेशन कर रहे थे, राइटिंग आपके लिए इजी था, बट टाइपिंग के लिए कैसे प्रैक्टिस किया और किस तरीके से आपने मैनेज किया कि कैसे मैं उस चीज को टाइप कर सकूं जो मैं फील कर रहा हूँ या जो मैं मुझे लिखना है, जो आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हो बेसिकली उस आंसर आंसर में। तो बेसिकली ऑल एंड ऑल आई एम ट्राइंग टू आस्क यू कि आपने डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे की? मैम जैसे 4 आंसर हमको टाइप करने पड़ते हैं और टाइम लिमिट काफी कम रहती है, तो उस हिसाब से क्या है, आपकी एक टाइमिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है टाइपिंग की, जो आप कीबोर्ड में टाइप करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, मैं पहले से जो नोट्स बना रहा था वो मैंने पेन से बनाने की जगह मैंने कंप्यूटर पे नोट्स बनाना चालू कर दिए, जिससे मेरी टाइपिंग स्पीड वहां से इंप्रूव हो गई। फिर उसके बाद जब फेज 1 के बाद जब प्रैक्टिस करने की बात आई तो मैंने रोज आंसर लिखे, रोज ऐसे और लेटर लिखे, जिससे मेरी टाइपिंग स्पीड काफी इंप्रूव हो गई। एग्जाम के दिन भी जो फेज 2 का डे था, उस दिन मेरे पास कम से कम 5 या 10 मिनट ऐसे बच चुके थे जब मैं सब कुछ लिख चुका था। बस मेरे को सिर्फ क्रॉस चेक करना था। तो अगर आप पहले से ही इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे टाइपिंग की और नोट्स भी बना के देख लेंगे या आप रोज टाइप करके देख लेंगे, तो एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। शिवम, इसी से एक और क्वेरी है कि डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग में बच्चों को इंटरफेस में बहुत प्रॉब्लम आती है। लाइक स्पेस बहुत कम होता है जहाँ पे आपको आंसर टाइप करना है, देन कीबोर्ड्स बहुत पुराने होते हैं, किसी किसी के जी कीबोर्ड की की वर्क नहीं कर रही होती है, तो वो फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है। तो आपने जी। उस चीज़ को कैसे ही पहले प्रैक्टिस किया और एग्जाम वाले दिन कैसे मैनेज किया? और इसी से रिलेटेड एक चीज़ कि एग्जाम के दिन बहुत शोर भी होता है, डिस्क्रिप्टिव जिस जी दिन आपका एग्जाम होता है उस दिन बहुत शोर होता है, तो नॉइस कैंसिलेशन करना और बी फोकस्ड कि आपने क्या लिखना है, उस पे कैसे फोकस किया और कैसे मैनेज किया ये सब कुछ? मैम प्रैक्टिस के लिए मैंने अपने लैपटॉप के कीबोर्ड की जगह मैंने एक पुराना कीबोर्ड जो मेरे कंप्यूटर का था उसको मैंने लैपटॉप में फंसाया और मैं उसी से प्रैक्टिस करना चालू की मैंने रोज। ताकि उससे क्या है, उसकी भी कीज बहुत ज्यादा हार्ड थी, तो मेरे को प्रैक्टिस शुरुआत में काफी टाइम लगा, पर थोड़े दिनों में मैं यूज टू हो गया। इससे क्या हुआ कि जितना भी खराब कीबोर्ड आपको मिलेगा एग्जाम में, आप उससे बहुत आसानी से यूज टू हो जाओगे। एक आंसर लिखते हुए आप इतने यूज टू हो जाओगे कि सेकंड आंसर आपका काफी फास्ट लिखाएगा। दूसरी बात है, अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो वो कीबोर्ड की जो कीज की आवाज है वो आपके कान में जा ही रही है, तो उससे आपकी नॉइस कैंसिलेशन होगी। तीसरी बात, एग्जाम की नर्वसनेस में आपको वो आवाज सुनाई ही नहीं देती है। आप सिर्फ ट्रू। अपने एग्जाम पे फोकस करेंगे तो वहां दिखेगी नहीं। और एक बात, जैसे क्वेश्चन आपने पूछा कि इंटरफेस की दिक्कत रहती है, तो इंटरफेस के लिए आप ऑलरेडी पहले से प्रैक्टिस करके जाइए। कोई भी एप्लीकेशन जो आपके कंप्यूटर में है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हुआ या नोट पैड, वर्ड पैड, किसी को भी स्क्रीन के 1/4 कीजिए, उसमें जो स्पेल चेक और ग्रामर चेक होता है उसको ऑफ कीजिए और उसके बाद रोज उसी में आंसर लिखने की देखिए, जिससे आपको सेम टू सेम जो एग्जाम इंटरफेस है वो आप यहाँ पे रिक्रिएट कर सकते हैं। ओके। सो शिवम, अब ये डिस्क्रिप्टिव
आंसर राइटिंग और फेज 2 की बात हो गई। नाउ मॉक्स की बात करते हैं। आपने फेज 2 से पहले कोई मॉक्स दिए थे? मैम फेज टू का तो मैंने एक भी मॉक नहीं दिया था। मैं खुद से ही सिर्फ खुद के क्वेश्चन बना के उन्हीं को प्रैक्टिस किया था। इसमें मैं ये कर लेता था कि जो एक मेरा दोस्त मेरे साथ प्रिपरेशन करवा रहा था, मैं उससे अपने आंसर इवेल्युएट करवा लेता था। तो उससे मेरे को काफी हिंट्स मिल जाते थे कि कहाँ मैं क्या लैग कर रहा हूँ, क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड किए जा सकते हैं। बाकी मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज तो कुछ भी नहीं दी थी। ओके, ओके। सो टू ऑल द व्यूअर्स आई वांट टू से दैट इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए कोई मॉक्स देने ही है। अगर आप खुद से अपनी गलतियों को निकाल सकते हो, एंड इफ यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर फैमिली और फ्रेंड्स, तो स्टिल यू कैन वर्क ऑन योर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग क्वेश्चंस एज शिवम हैज डन। उन्होंने भी खुद से ही प्रैक्टिस की है, खुद आंसर लिखे हैं, खुद एनालिसिस किया है, अपनी मिस्टेक्स निकाली है, जो कि सबसे बड़ी बात है कि अपनी गलतियां दिखती नहीं है। खुद इंप्रूवमेंट करना इज डिफरेंट थिंग। सो आई वुड से कि आप भी अगर ऐसा कर सकते हो, अगर आपको फील हो रहा है कि डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, अभी से ही प्रैक्टिस करो। जैसे उन्होंने कीबोर्ड पुराना उठाया, अपने सारे चीजें पहले से ही प्रिपेयर्ड थी कि अगर ये चैलेंजेस हुए तो हाउ एम आई गोइंग टू टैकल दैट। तो उन्होंने पहले ही सब कुछ फील कर दिया, पहले ही सब कुछ प्रैक्टिस कर ली, ताकि उनको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आए। और ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी होती है, जो कि हम लोग ओवरव्यू कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, और एग्जाम के दिन फिर हमें वो फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। सो दैट्स अ ग्रेट एडवाइस फ्रॉम शिवम विच यू ऑल कैन टेक, कि पहले ही सब कुछ देख लो, पहले ही सारी कंडीशन क्रिएट कर लो कि आप उस चीज को फिर एग्जाम के दिन फेस कर सको और वो आपको चैलेंजिंग ना लगे। सो शिवम, आपकी फेज 2 की स्ट्रैटेजी वाज माइंड ब्लोइंग। एंड नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट इंटरव्यू। सो अब इंटरव्यू के लिए आपने फेज 1 और फेज 2 के अलावा क्या एडिशनली प्रिपेयर किया? मैम इंटरव्यू में हम देखें तो इंटरव्यू में काफी कुछ जो इंटरव्यू होता है वो नाबार्ड बेस्ड होता है। जब फेज वन और फेज टू की आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप नाबार्ड के बारे में इतना नहीं पढ़ते जितना आप एग्रीकल्चर, ईएसआई, रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो इंटरव्यू काफी डिफरेंट होता है। इंटरव्यू में आपको नाबार्ड की वेबसाइट सबसे पहले पढ़नी पड़ती है, क्योंकि नाबार्ड क्या काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, कितनी स्कीम्स चला रहा है, सब कुछ आप नाबार्ड की जो वेबसाइट है, हु वी आर, अबाउट अस, ये सब पूरे सेक्शन, एक एक सेक्शन के नोट्स बना लीजिए। क्या उनके फंक्शंस हैं, अच्छे डेप्थ में पढ़ लीजिए। किस तरह की स्कीम्स में नाबार्ड खुद चला रहा है, किसमें डायरेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये सब चीजें आप ऑलरेडी नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी चीज जो मेन फोकस है वो है एनुअल रिपोर्ट। तो नाबार्ड ने पिछले साल क्या काम किया, किस किस सेक्टर में काम किया, क्या उसकी बैलेंस शीट थी, कितना प्रॉफिट था, कितने एनपीएस थे, ये सब चीजों के आप नोट्स बना लीजिए। इससे आपको काफी कुछ क्लैरिटी नाबार्ड के फंक्शंस, नाबार्ड का जो काम है उसके ऊपर मिलेगी। एक दो चीजों के बारे में और बात की जाती है जिसको कहते हैं एक आपकी क्रेडिट रिपोर्ट, पीएलपी होती है, पोटेंशियल क्रेडिट प्लान। और दूसरा होता है स्टेट पेपर, होता है स्टेट फोकस पेपर। तो इसमें आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसके उसमें नाबार्ड क्या काम कर रहा है, उसमें कितना क्रेडिट पोटेंशियल है, क्या क्या इंडस्ट्रीज में नाबार्ड कंट्रीब्यूट कर रहा है, इन सब के नोट्स बना लीजिए। काफी कुछ नाबार्ड बेस्ड होता है। सेकंड जो पॉइंट रहेगा वो आपके ग्रेजुएशन के ऊपर रहेगा कि आपने किस फील्ड में ग्रेजुएशन की है। तो उसके ऊपर भी आपके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो आप बायोडेटा में अपने सब्जेक्ट्स फिल करेंगे, जो भी आप सब्जेक्ट्स फिल करें काफी ध्यान से फिल करें, क्योंकि क्वेश्चंस आपको उन्हीं के ऊपर पूछे जाएंगे। ओके। और शिवम, फिर अगर मैं आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस पूछूं, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे क्वेश्चंस आए और आपने कैसे उनको टैकल किया? मैम मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। जब मैंने इंटरव्यू दिया तो जो पैनल मेंबर्स थे उन्होंने मोस्टली मेरे को बायोडेटा के ऊपर से ही क्वेश्चन पूछे। मेरी लॉ डिग्री के ऊपर, कैसे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, क्या फार्म लॉज आए थे वो बेटर थे या नहीं, एमएसपी क्या है। तो मोस्टली जो एग्रीकल्चर और लॉ जहाँ पे रिलेट करते हैं वो सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे। दूसरे एक और तरह के क्वेश्चंस थे जो टोटली टोटली नाबार्ड के ऊपर थे। तो ये दोनों चीजें अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस मोस्टली आंसर कर पाएंगे वहाँ पे। सो ऑल इन ऑल, कि आपने जो किया है आप उसको कैसे नबार्ड में अप्लाई कर सकते हो, कैसे वो जी हेल्पफुल हो सकता है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप नबार्ड एज अ ऑर्गेनाइजेशन को कितनी अच्छी से जानते हो, राइट? ये जी। चीज अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपका काफी कुछ उधर से कवर हो जाएगा इंटरव्यू के काफी लिए। कुछ। ओके। सो शिवम, अब इंटरव्यू के मॉक्स की बात बात करते हैं। तो आपने इंटरव्यू के लिए कोई मॉक्स दिए थे? मैम कोचिंग्स को देखा जाए तो मैंने इंटरव्यू की 4-5 मॉक्स दिए थे अलग अलग कोचिंग को। एडुटैप को दिया था, क्लैरिटी को दिया था, और भी 2-3 कोचिंग को दिए थे। उसके बाद जो मेरे फ्रेंड्स साथ में प्रिपेयर कर रहे थे तो हम लोग साथ में एक दूसरे के मॉक ले लेते थे। तो उनसे मैंने रोज प्रैक्टिस कर करके कम से कम 10 या 15 मॉक्स उनको दिए। तो और क्या है, रोज आप मॉक दोगे, रोज वो अलग तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आप रोज अडाप्ट होते जाओगे नए क्वेश्चंस को लेके। आप उसी मोमेंट में आंसर्स बना पाओगे, कंफर्टेबल हो जाओगे न्यूअर क्वेश्चन से। तो आप कोई भी ऐसे आदमी को ढूंढ लीजिए जो आपसे रोज आपका मॉक ले सके, या हर 2-3 दिन में मॉक ले सके। आपकी गलतियां बताए जा सके, आपके स्ट्रेंथ जो जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपको बताए दे। ट्रू, तो ट्रू। वहां से आपको काफी हेल्प हो जाएगी।
शिवम, एक और चीज कि मॉक्स देना कितना इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर कोई एस्पिरेंट है, उसका फेज टू निकल गया है एंड नाउ ही इज प्लानिंग कि मुझे इंटरव्यू की अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो जरूरी है कि उसे किसी प्लेटफॉर्म पे जाके मॉक्स देना चाहिए एक ओवरव्यू लेने के लिए? कितना इंपॉर्टेंट है मॉक्स मैम देना? मेरे हिसाब से तो मॉक देना काफी जरूरी है, क्योंकि आप जब मॉक देते हैं तो आप एक तो आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स है वो देखते हैं कि मैं क्या आंसर बोल पा रहा हूँ जो मैं पढ़ के आया हूँ, क्या मैं कोई नए क्वेश्चन को फेस कर पा रहा हूँ, क्या मैं नर्वस तो नहीं हूँ, क्या मैं वॉइस मॉड्यूलेशन कर पा रहा हूँ साथ साथ। तो इसलिए मेरे को लगता है काफी सारे मॉक्स दें ताकि आपको आपकी गलतियां पता चलें। आपको इंटरव्यू का क्योंकि एक ही मौका मिला है, तो आप जो भी प्रैक्टिस कर सके आप कर ले पहले ही। आपको टाइम भी 1 से 1.5 महीना मिला है, तो 1 1.5 महीने में आप मॉक दे देंगे तो आप काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे वो क्वेश्चन से। ओके ओके। सो शिवम, ये आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। फिर इंटरव्यू के बाद क्या फीलिंग थी? कैसा लगा आपको कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओवरऑल कैसा इंटरव्यू रहा आपका? उसके बाद आपको क्या डर लग रहा था, या फिर आप रिलैक्स थे कि ओके नहीं, मैंने अपना बेस्ट दिया है? मैम इंटरव्यू तो मेरा काफी अच्छा गया था। मतलब मेरे से जो भी पूछा गया था मेरे को वो बन गया था। बट उसके बाद भी कंपेटिटिव एग्जाम है, तो आप कुछ कह नहीं सकते कि आपका होगा कि नहीं होगा। तो एक नर्वसनेस तो रहती है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता और आपका रोल नंबर उसके अंदर नहीं आ जाता। बट स्टिल मेरे को लग रहा था कि हो जाना चाहिए, 60 70% मेरे को लग रहा था कि हो जाना चाहिए। बट फिर भी कह नहीं सकते थे, तो बाकी जब रोल नंबर आया तो मेरे को काफी खुशी हुई वो देख के। ओके। और शिवम, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन क्या फीलिंग थी? किसको सबसे ज्यादा जाके, सबसे पहले जाके बताया कि मेरा हो गया सिलेक्शन? मैम जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैंने एकदम से जब अपना रोल नंबर देखा, शाम को 5 बजे के आसपास आया था, तो मेरे पापा साथ में खड़े थे, उनको बताया मैंने कि हो गया है, तो काफी खुश थे वो भी देख के। और रोल नंबर देख के मेरे को काफी खुशी हुई कि फाइनली अब हो गया है। ओके ओके। शिवम, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी। लाइक आपने 2022 में भी एग्जाम दिया था, सेम एग्जाम, बट जी। वहां पे भी कुछ आपने गलतियां की होगी। तो पहले आपने जी। उन लर्न कैस क्या लर्निंग्स रही हैं पास से, और उसको कैसे इसमें करेक्ट किया, उसके बारे में कुछ बताओगे? तो मैम क्या है, कुछ दिनों बाद नाबार्ड अपना जो भी बच्चे होते हैं उनका स्कोर कार्ड रिलीज करता है, तो उसमें आप अपने मार्क्स देख सकते हैं किस किस टॉपिक में आपने किस किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। उस हिसाब से आप अपने मार्क्स और जो टॉपर्स हैं उनके मार्क्स कंपेयर कर सकते हैं कि मैं कितना लैग किया और मैं कितना और इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या हाईएस्ट मार्क्स थे सब्जेक्ट में मेरे एवरेज है या एवरेज से बिलो है। और उसको देख के आप प्रैक्टिस कीजिए कि अगर मैंने इंग्लिश में अच्छा नहीं किया है तो मैं इंग्लिश को और ज्यादा प्रैक्टिस करूँ, इंग्लिश की क्या स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ मैं। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव अच्छा नहीं है तो आप डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस कीजिए, वहीं अगर आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा नहीं है, अगर आप एवरेज से भी कम स्कोर कर रहे हैं तो आप और इन डेप्थ पढ़ लीजिए उसको। क्योंकि सीट्स इतनी कम है कि आपको तीनों चीजों में है एवरेज से अच्छा होना पड़ेगा। कोई भी एक चीज में अगर आपके मार्क्स थोड़े से भी डिप हुए तो शायद वो आपको कंपटीशन से बाहर कर दे। तो इस हिसाब से आपको मार्क्स वाइज स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्या कट ऑफ जा रहा है उस हिसाब से मेरे को तीनों सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओके ओके। सो अगेन, मतलब आपके इंटरव्यू से ना काफी कुछ अच्छे अच्छे इंसाइट्स मुझे भी मिल रहे हैं, और आई थिंक व्यूअर्स को भी मिल रहे हैं कि लाइक कैसे आप अपनी पास्ट लर्निंग से सीख सकते हो, पास्ट एक्सपीरियंस से सीख सकते हो, और फिर उस चीज को रिपीट नहीं करना है, उस चीज पे काम करना है आगे के लिए। सो दैट्स जी। वेरी गुड टू हेयर फ्रॉम यू, शिवम। शिवम, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी यहाँ पे कि लाइक हर हीरो के पीछे कुछ अनसंग हीरोज होते हैं। लाइक आप नाबार्ड ग्रेड ऑफिसर हो, आप हमसे बात कर रहे हो, बट वी आई एम श्योर कि आपके पीछे काफी सारे लोग होंगे जो इस जर्नी में आपने, जिन्होंने आपका साथ दिया होगा, आपको सपोर्ट किया होगा, आपको मोटिवेट किया होगा। सो आप किसको जी। ओ करते हो अपनी सक्सेस को? मैम ये सक्सेस मैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स को करता हूँ, जो हर समय मतलब जब से मैं प्रिपरेशन चालू किया हूँ तब से मेरे साथ हैं। फ्रेंड्स जो साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपकी गलतियां बता रहे हैं कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ भी आपको बता रहे हैं ताकि आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट भी ना हो जाएं, और जो आपको रोज बता रहे हैं कि यहाँ इंप्रूव कर सकते हो, आप यहाँ इंप्रूव कर सकते हो, तो वही सब लोग हैं। ओके ओके। और शिवम, एक और चीज पूछना चाहूंगी कि लाइक एड्यूटैप ने आपकी कैसे हेल्प करी इस पूरी जर्नी में? आपने बताया बीच बीच में, बट अगर आप उसको समराइज जी। कर सको, ऑल इन ऑल कहाँ कहाँ पे आपको एड्यूटैप की हेल्प मिली, और कैसे हम एक पार्ट है आपकी जर्नी का? जी। मैम एडुटैप मैंने शुरुआत से प्रीलिम्स के पहले से ही मैं एडुटैप को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने एडुटैप का कोर्स नहीं खरीदा था, बट जो भी आप सेशन यूट्यूब पे करते हैं मैंने वो सारे सेशंस देखे हैं। मैंने आपके सारे स्टैटिक वीडियोस जो एग्रीकल्चर के हैं वो सारे लेक्चर्स देखे हैं, उसके नोट्स बनाए। उसके बाद जो आपकी मैराथन सेशंस होती हैं एग्जाम के कुछ दिनों पहले, तो पीआईबी गवर्नमेंट स्कीम्स वो सबको लेके मैंने उनके भी नोट्स बनाए हैं, उनको भी अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद फेज 2 में भी मैंने जो आपके ऑब्जेक्टिव जो आपके टेस्ट होते हैं, आपके जो रिपोर्ट्स के टेस्ट होते हैं, उन सबको भी लगाया। जो भी नहीं बन रहा है उसके नोट्स बना लिए, जो बन रहा है वो वैसे ही बेटर है। और इंटरव्यू भी मैंने एडुटैप का एक मॉक इंटरव्यू भी दिया था, वहां से भी मेरे को काफी ज्यादा पता चला है कि कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक हर जगह एडुटैप ने हेल्प तो काफी की है।
ओके। और शिवम, एट लास्ट आप कोई एडवाइस देना चाहते हो फ्यूचर एस्पिरेंट को, कोई आपकी लर्निंग जो आप उनको बताना चाहते हो, और उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब कोई इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, स्पेशली अगर कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं है? मैम, अगर कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं है तो उसको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए कि वो कैसे कंप्लीट करे। बिल्कुल इनिशियल जीरो से स्टार्ट कीजिए, आप बिल्कुल बेसिक समझिए एग्रीकल्चर क्या है। धीरे धीरे करके आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आइए। बुक से समझ आता है तो बुक से समझिए, नहीं तो वीडियो से समझिए। यूट्यूब पे भी काफी सारे लेक्चर्स हैं। आप पीवाईक्यूज की मदद लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैप आउट कीजिए, उसके लेक्चर्स देखिए, बुक्स में उसके चैप्टर्स पढ़िए। नाबार्ड में मेजर फोकस रहना चाहिए आपका रिवीजन पे, आप कितनी बार रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स का गेम चल रहा है यहाँ पे। तो आप जितनी बार उन चीजों को रिवाइज कर लेंगे उतना ही अच्छा आप रेप्लिकेट कर पाएंगे इसको एग्जाम के अंदर। ओके। थैंक यू सो मच शिवम, आपका इंटरव्यू काफी इंफॉर्मेटिव और मोटिवेटिंग रहा होगा जो व्यूअर्स है उनके लिए। एंड एट लास्ट मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगेन, हमेशा नो द डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन। आपको एग्जाम को एनालाइज करना है, पीवाईक्यूज को अपना एज अ बेस्ट फ्रेंड लेके चलो, कि उनको ही वही आपको रास्ता दिखाएंगे कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है एग्जाम के लिए। एंड जैसे कि आप देख सकते हो शिवम की जर्नी, उन्होंने कैसे कितने अच्छे से उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई हर एक फेज के लिए, फेज 1 के लिए, फेज 2 के लिए। फेज 1 में नॉन मेरिट सेक्शन था तो उन्होंने उसको उस तरीके से हैंडल किया कि उनकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। अगेन यू कैन अप्लाई द सेम फॉर यू एज वेल। एग्रीकल्चर नया था पर उससे डरना नहीं है, उसको आपको फाइट करना है। कोई नया सब्जेक्ट है बट इट्स नॉट लाइक दैट कि कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल है। अगर आप पढ़ोगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो यू कैन सी शिवम ने भी एग्रीकल्चर पढ़ी है, मी प्री भी अच्छे से दिया है, मेंस भी अच्छे से निकाला है। मेंस में अगर एग्रीकल्चर में थोड़ा डर लग रहा है तो ही हैव टोल्ड यू दैट ईएसआई अच्छे से कर लो, स्कीम्स अच्छे से कर लो, ताकि अगर थोड़े बहुत एग्रीकल्चर में मार्क्स ऊपर नीचे हो भी जाते हैं तो वो कंपनसेट हो जाए। और फॉर इंटरव्यू, अगेन उन्होंने बताया है कि किसी एक इंसान को पकड़ लो, उनको बोलो कि भाई हमारा इंटरव्यू ले, और उनको इंटरव्यू दो ताकि आपको एक ओवरव्यू फीडबैक मिलता रहे। सो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा शिवम आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू मैम। एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम।